अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। भारत की जानिब से मुमकिना मुहिम जोई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। आज ही अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया गया जो 450 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मौजूदा सूरत हाल में तुर्किया में भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान हुआ है और सियासी मैदान से खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने अमरीकी ओहदेदारों के वफ्द से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपने बयान में बताया है कि अमरीकी वफ्द को बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाए गए मुकदमात से आगाह किया गया, जबकि सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बानी पीटीआई ना रिहा होने को तैयार है और ना ही बैठने को तैयार है। इन जंगी और सियासी मामलात पर बात करने के हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तारड़ साहब, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक टाइम फ्रेम दिया था और आपने कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस वक्त सर ये बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या अभी भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं? क्या हमला हो सकता है सर? देखिए, दुश्मन बड़ा मक्कार है, बददियानत है, झूठा है और उसकी कोशिश रहती है, वो इस ताक में रहता है कि वो हमला करे। 2019 में भी किया था। 2 जहाज हमने अल्लाह के फजल से मार गिराए, इनके पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी देके वापस भेजा। इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं, फैंटास्टिक मार मारेंगे अगर ये आए तो। मगर इनकी कोशिश रहती है कोई ना कोई ओपनिंग मिले, ये कोई ना कोई हमला करे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आर्म फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल हैं, हम वक्त तैयार हैं, वेल ट्रेन्ड हैं। आपने देखा चीफ भी उस दिन गए, उन्होंने एक्सरसाइजेस का मुआयना किया फ्रंट लाइंस पे। हमारे जहाज़ों की मशकें भी चल रही हैं और नेवी भी हमारी बड़ी अलर्ट है। तो ये हमारी अलर्टनेस की वजह से अभी तक जो है मैं समझता हूँ, और हमारी महारत की वजह से ये हमला नहीं कर सके। मगर इनकी मनसूबाबंदी है और ये बड़े मकार लोग हैं, ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनको बहुत सुथरी मार हम मार के नहीं भेजेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, हाल ही में जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय और अमरीकी वज़राए ख़ारजा ये काफ़ी मुतहरिक नज़र आए, हमारे इनसे क्या मुतालबात रहे और हमारा क्या मुतालबा है, यानी हुकूमत का क्या मुतालबा है इनसे? दूसरा ये कि हुकूमत का इस सारे मामले में क्या मौक़िफ़ है जो मीटिंग्स हुई हैं वज़राए ख़ारजा की? देखिए, पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है कौम की दुआओं से बरतरी हासिल की, सबकत हासिल की, नरेटिव और सफारती महाज पे दोनों पर। और देखिए, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, आपने देखा वजीर आजम साहब ने इन 2 दिनों के अंदर वो सुफरा से मिले, सऊदी सफीर, चाइनीज सफीर, कुवैत के सफीर, यूएई के सफीर, तुर्की के सफीर, और एंगेजमेंट भी चली। मार्को रूबियो से फोन पे बात हुई, वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत चल रही है। तो हम तो देखिए अपना केस उनके सामने ये रखते हैं, और जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, अपना इकोनॉमिस्ट, हर जगह पे जो बात आई है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहलगाम के हवाले से कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। और जब ये सबूत नहीं है तो पाकिस्तान ने ऐसा होते हुए कहा कि हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन में तैयार हैं कि इम्पार्शियल और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट हो जाए। बिल्कुल ही इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। और हमने ये भी बताया है कि भारत ट्रांसनेशनल रिग्रेशन, यानी दूसरे मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है। सिख रहनुमाओं का कत्ल हो यूएस में, कनाडा में, कुलभूषण यादव हमने बंद किया हुआ, इनका कमीशन नेवल ऑफिसर जो स्पाई था, यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। और हम फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमारा किरदार है 90,000 जानों का नजराना हमने पेश किया है। इन सब चीजों के होते हुए पाकिस्तान का सफारती महाज पर मुकदमा बहुत मजबूत है। और मैं ये समझता हूं कि जब बात होती है तो दुनिया के ममालिक इस बात को समझते हैं कि एविडेंस कोई नहीं है, और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अपने तमाम तर स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी तरह डिप्लॉय किए हैं। तो ऐसा होते हुए दुनिया के ममालिक से जो भारत को तवक्को थी कि पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया जाएगा और भारत की यकतरफा हिमायत का ऐलान मुख्तलिफ मुल्क करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और ये पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, आपकी, मेरी सबकी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये हम ये देखते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा सादा होता है, यानी हर किस्म की तहकीकात के लिए आमादा हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब भी भारत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है
तो भारत हमें इतना दबाव में ले आता है कि हम तहकीकात की पेशकश कर देते हैं, ऐसा क्यों है सर? क्या आपको नहीं लगता कि तहकीकात के लिए फौरी मान जाना ये दुरुस्त पॉलिसी नहीं है? कई ऐसी चीजें हैं जिनको रद्द भी कर देना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई होती। नहीं, देखिए, पाकिस्तान हैज क्लीन हैंड्स इन दिस, और मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था ये कहना कि आप तहकीकात कराएं। आप अगर इस वाक्य को देखें ना, हमारा देखिए, भारत के बड़े नी जर्क रिएक्शन हैं उजलत के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी कर दो, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर उसको सोचे, बगैर मशावरत के, बगैर कानूनी राय लिए, ये फलां चीज बैन कर दो। हमने जब एयर स्पेस बंद की है तो आप देख नहीं रहे, एयर इंडिया रो रहा है कि जी इतने $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है, और हमने जब दीगर इक़दाम किए तो अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि हम क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये देखा कि भारत ने इस मामले की FIR मामला खत्म होने के 10 मिनट के अंदर रजिस्टर करवा दी, और पाकिस्तान का रोल भी तयन कर दिया। पुलिस 1 घंटे बाद पहुंचती है। BBC इंटरव्यू कर रहा है किसी ऐनी शाहिद का कि पुलिस पहुंची 1 घंटे बाद। तो ये किस तरह का मजाक है? पाकिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये ऑफर की, और भारत इससे भाग गया। भारत ने YouTube चैनल बंद करना शुरू कर दिए क्योंकि उसका बयानिया भी नहीं चल रहा, उसकी मर्जी भी नहीं चल रही, उसकी सफारत भी नहीं चल रही, और उसके जर्नलिस्ट, उसके एंकर्स, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, ऑपोजिशन वाले सारे मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार नाकाम हो गई है। ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हो, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, पाकिस्तान ने हर मौका पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर उन्होंने भारत को सबूत भी दिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहां से हो रही है। TG ISPR ने भी ठोस सबूत फराहम किए। इसके बावजूद आलमी सतह पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े नहीं हो पाता या कबूल नहीं किया जाता, जबकि इसके बरक्स भारत जो है उसके मौक़िफ़ को मान भी लिया जाता है, भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर भी लिया जाता है और पाकिस्तान पर दबाव भी डाला जाता है। इसकी वजह क्या है सर? क्या भारत अपना मुकदमा बहुत अच्छे से पेश करता है या फिर हमारा मुकदमा कमज़ोर होता है, हम सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते? मैं आपसे एग्री नहीं करता, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। चाइना खुल के आपकी हिमायत में आया, टर्की खुल के आपकी हिमायत में आया, दीगर ममालिक ने आपकी हिमायत की बात की। देखिए, भारत का बड़ा चर्चा था जी, राइजिंग इंडिया जी, बड़ी मार्केट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़े रवाबित हैं, बड़ी दोस्तियां हैं। कहां गया? उनकी तवक्को थी कि पाकिस्तान को स्नैप किया जाएगा और इंडिया की आउटराइट फेवर की जाएगी। पलड़ा हमारा भारी है, ज्यादा ममालिक ने हमारी फेवर में बात की है। इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नाकाम फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, एक स्टेटमेंट खुल के अपनी हिमायत में नहीं ले सके। तो मैं समझता हूं कि हमने तो अपनी हिमायत में स्टेटमेंट भी ली हैं, और जिन मुल्कों ने बैलेंस रखा है, आप देखें ना कि हमारा रिलेशनशिप क्या रहा है, और इस 1 साल के अंदर हमने सफारती महाज पे कितनी कामयाबियां समेटी हैं कि एक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि भारत को बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना है सफारती महाज को। सही। अच्छा तारड़ साहब, दोनों ममालिक जो कि आज फेस ऑफ पे हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, और क्या खुदा न खास्ता, अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो क्या इस बात का भी अंदाज़ा लगाया है कि इट कैन टर्न इनटू अ खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर, और अगर ऐसा भी होता है तो क्या उसके नुकसान का भी अंदाज़ा लगाया गया है? देखिए, न्यूक्लियर पावर तो दोनों मुल्क बहुत अरसे से हैं। कभी भी स्टैंड ऑफ और एस्केलेशन इसमें कभी रिजल्ट नहीं की, कभी इस तरफ मामला नहीं गया। माजी में अगर आप देखें, कई दफा स्टैंड ऑफ हुआ है, कई दफा एस्केलेशन हुई है। तो माजी के ट्रेंड कुछ और कहते हैं। बाकी ये बड़ी हसास बात है, मैं नहीं समझता कि मीडिया के ऊपर हमें इस पर बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, बट माजी आपके सामने है कि एस्केलेशन हमेशा स्कर्मिशेस और बैटल की शक्ल में रही है। इस तरफ मामला कभी माजी में गया नहीं। अच्छा ठीक है तारड़ साहब, हम ये देखते हैं कि पहली बार चीन ने न सिर्फ खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी है और दीगर शोबों में भी चीन ने ताउन किया है। और चीन इतना खुल के पाकिस्तान की हिमायत में सामने आया, तो इससे क्या समझे कि हम अब बाकायदा चीन के ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं और अमेरिकन ब्लॉक से हम दूर हो गए हैं। पाकिस्तान क्या अब ब्लॉक की आलमी सियासत का हिस्सा बन गया है, या ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों ब्लॉक्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं? यानी पाकिस्तान न्यूट्रल रह के सियासत कर रहा है या पाकिस्तान अब वाकई किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है? इतना देखिए, फॉरेन पॉलिसी इतनी सिंपल होती नहीं है कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ऐसा होता नहीं है। हर मुल्क से आपके ताल्लुक की अपनी नौयत है और वो मुनफरिद है।
और वो किसी दूसरे के कॉस्ट पे नहीं होता। हमारी यही फॉरेन पॉलिसी कामयाब रही है। हमारी हर मुल्क से एक अपनी नौयत की दोस्ती है और वो किसी दूसरे के कॉस्ट पे नहीं है। और उसी का समर है कि दोस्त ममालिक जो हैं बढ़ चढ़ के आपके साथ खड़े हैं, और जो स्ट्रेटेजिक आपकी रिलेशनशिप है वो बाकी ममालिक के साथ, वो भी आपके सामने है कि वो कहने के लिए हमारी कुर्बत है दोनों के साथ। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सिचुएशन है डिप्लोमेटिक फ्रंट की। ठीक है। अच्छा सर, ताड़ साहब, इत्तलात ये आ रही हैं कि 2 रोज कबल राफेल तैयारे जो कि भारत के तैयारे हैं वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ बढ़े थे, जिनको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके दिफाई निज़ाम को उनका जो ऑफेंसिव था उसको उन्होंने नाकाम बना दिया था, जैम कर दिए थे, उनके रडार को जैम कर दिया था पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने। सर, क्या इस खबर में कोई सदाकत है? ऐसा वाकया पेश आया था? देखिए, मैं जब हमारी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है तो मैं तो ऑपरेशनल या टैक्टिकल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करता। मैंने एक हलफ उठाया है बतौर मिनिस्टर। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, आपके जराए भी बड़े मुस्तनद हैं और आप वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। अच्छा, यानी आपने बिटवीन द लाइंस जो है वो ताड़ साहब काफी कुछ कह दिया है ये स्टेटमेंट देके। ठीक है। अच्छा सर, क्या IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात खराब हो सकते हैं? क्योंकि भारत IMF से कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कर्जे की फराहमी या रोक दे या उस पर नजर सानी करे। ऐसी कोशिशों का पाकिस्तान कैसे जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान ने जो फिनोमिनल इकोनॉमिक रिकवरी की है 1 साल में, और माशी इस्लाहात अपने तय बहुत सारे किए हैं जो IMF की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और सरकारी खजाने को भी मजबूत किया है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन भी की है। तो दुनिया के सामने है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी, जिसकी भारत को बड़ी तकलीफ है। तो अल्लाह खैर करेगा। मैं तो बड़ा पुरइत्माद और पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से वी विल गेट थ्रू। इनकी कोशिश जरूर होगी, मगर हमारा जो रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी है वो दुनिया के सामने एक मिसाल है अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक। अच्छा सर, जंग ना हो, मामलात अमन से तय हो जाएं, क्या इस सूरत में कोई तीसरा फरीक भी है जो पाक भारत मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है? क्या पाकिस्तान किसी और मुल्क की मदद से भारत के साथ एंगेज्ड है? अभी तक तो देखिए, हमने अपना मौकफ रखा है। ऐसी कोई बात अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं आई। हम तो अपना केस प्लीड कर रहे हैं और अपना मौकफ मजबूती से आगे रख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है और भारत इसमें अग्रेसर है, प्रोवोकेटर है, उसका एक ये मजमून मकासद है। कोई एविडेंस नहीं है। हमने तो इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, तो हम अपना केस रख रहे हैं। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा ताड़ साहब, ये बताइएगा, सोशल मीडिया अकाउंट आपका भी बंद हो गया है भारत में, तो ऐसा क्या पोस्ट कर दिया था सर आपने सोशल मीडिया पे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि 3 लफ्ज है मेरे पास भारत के लिए। ये सोशल मीडिया और यूट्यूब अकाउंट जो बंद कर रहे हैं, वी डैम केयर, वी डैम केयर। बिकॉज इनका जो मीडिया है वो, आप तो चले इधर टॉक शो बड़े संजीदा होते हैं, वो आपने कभी देखा हो कि वो बिल्कुल ना B ग्रेड बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट है। कोई छलांगे मार रहा है, कोई उछल रहा है, कोई मुंह से आग निकाल रहा है, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, एक मुकम्मल सर्कस है। तो मैं तो कहता हूं कि इनकी यहाँ पे बड़ी एंटरटेनमेंट मिली हमारी आवाम को। हमारे मीमर्स ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। वो कह रहे हैं कैसी कौम है, हम झंकी धमकी दे रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आगे से। तो बस मैं क्योंकि सच बोलता हूं और भारत का बड़ी मजबूती से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है हर फोरम के ऊपर। इनको बड़ी तकलीफ है। इनको इतनी तकलीफ है कि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रात के बाद इन्होंने मेरा नंबर स्पैम करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी मैं कहता हूं कि डैम के सही। ठीक है, ठीक है। अल्तार साहब, दूसरा अहम इशू ये था कि जैसे ही ये पहलगाम वाला वाकया हुआ उसके बाद पानी बंद करने की खबरें आने लगी, बल्कि बाकायदा धमकी भी दी गई। भारत को पानी बंद करने से रोकने के लिए अब पाकिस्तान आलमी सतह पर भी राब्ते कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर भी है। ये सब होने के बावजूद भी, आलमी दबाव के बावजूद भी, भारत अगर बात नहीं सुनता किसी की और पानी बंद कर देता है तो पाकिस्तान करेगा क्या? आई नो कि पानी बंद करना इतना आसान नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत दुश्वारी भी पेश आएगी, लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा? देखिए, एक तो ये रातों रात कोई तोता मैना की कहानी तो है नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात बन जाएगा। उसकी फिजिबिलिटीज होती हैं, प्लान्स होते हैं। इनके पास कोई चक्कर नहीं पानी रोकने का। चिनाब हमारा फ्लो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडस हमारा फ्लो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, हमने ये अब टैक्टिकल ऑपरेशनल डिटेल तो नहीं मैं बताऊंगा,
मगर हमने ये कहा है कि पानी रोका या डाइवर्ट किया तो पूरी फोर्स, कुव्वत, पूरी माइट के साथ उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उसकी हमारी तैयारी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये पानी नहीं रोक सकते, ये 100 दफा भी पैदा हो जाए तो ये पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। 24 करोड़ आवाम की अमानत है, हमारी लाइफ लाइन है, वी विल डिफेंड इट एट ऑल कॉस्ट इंशाल्लाह ताला। अच्छा तार साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है, वो है नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से। अब भारतीय न्यूज़ चैनल्स जो हैं, ख़ासतौर पे जो उनके अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बड़े इफ़ेक्टिवली अपना उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नैरेटिव है, उसको वो आलमी सतह पर उजागर कर सकते हैं। एक तो लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और दूसरा उनके चैनल्स का जो रीच आउट है वो बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है आपको लगता है? जैसे देख लें कि अल जज़ीरा है, कतर के पास अल जज़ीरा है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, और वो अरब का या मुसलमानों का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाता है। तुर्की के पास जो है वो RT है। इस तरह से बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो मुसलमान ममालिक ने खोल रखे हैं, जो कि दुनिया भर में मौक़िफ़ की तशहीर करते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आपको लगता है कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव आपको भी लेना चाहिए, कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर हो सके? मैं तो पहले आपकी बात तस्लीम करने को तैयार नहीं बतौर पाकिस्तानी। इतनी आउटरीच, इतना मीडिया इंग्रेस के बावजूद रो रहे हैं, कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। बरका दत्त कह रही है कि वेस्टर्न मीडिया हमारी स्टोरी नहीं उठा रहा, और आपका ये भाई पाकिस्तान का एक अदना सिपाही, पाकिस्तान का एक अदना खादिम CNN पे भी गया है, DW पे भी गया है, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म TRT वर्ल्ड पे भी गया है, बेकी एंडरसन को भी इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रख के आया हूं। तो भारत का मीडिया तो इस वक्त गोदी मीडिया रो रहा है, और हमने नाको चने चबाए अल्लाह ताला के फजल से उनको। तो मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस इस दफा पार एक्सीलेंस रही है, और भारत का मीडिया हमारे से बहुत पीछे रह गया इस मामले के अंदर। ठीक है तार साहब। सर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो कशीदगी अपनी जगह, अफगानिस्तान से मामलात को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की। ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब का जो दौरा अफगानिस्तान है वो काफ़ी बेहतर साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर मामलात अफगानिस्तान की तरफ से कुछ पॉजिटिव मामलात हुए हैं। अब सर ये बताइएगा कि क्या अफगान गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है या होती आई है, उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है और होती आई है, और उसको रोका भी जाएगा? देखिए, वो बड़ी उनसे अच्छी टॉक्स रही जब डार साहब काबुल गए। उन्होंने बहुत सारी हमारी बातों को एंडोर्स भी किया और हमारे साथ ताउन की यकीन दहानी भी कराई। तो मैं समझता हूँ कि उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। और ये चौवन दहशतगर्द मारे गए, उसने दरअंदाजी करते हुए, तो ये मामलात कुछ हैं जो चलते रहते हैं, मगर इंटरिम अफगान गवर्नमेंट ने अच्छी एक बुनियाद रखी उस दिन, और हमने उनसे अच्छी बातचीत की। तो लेट्स होप कि रिलेशनशिप फ्यूचर में भी बेहतर रहे। बहुत शुक्रिया। चले तार साहब, ये तो आलमी सतह के हवाले से और पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात हो गई। मैं एक सवाल सियासत के हवाले से भी करना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया शौकत पराचा साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि बानी PTI ना रिहा होने को तैयार हैं, ना बैठने को तैयार हैं। आप बताएं हम इनका क्या करें? सर, इस बयान से तो हुकूमत का जो फ्रस्ट्रेशन है वो जाहिर हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, कतर मैं तो समझता हूँ ये चीज रेलेवेंट ही नहीं है, ना ये सवाल रेलेवेंट है। टॉक्स हुई थी पीछे, वो इन्होंने खुद भागे टॉक से। इस वक्त कोई PMLN पीपल्स पार्टी PTI नहीं है भाई। इस वक्त पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है। तो बाकी पॉलिटिकल डिफरेंस हम लड़ते रहेंगे बाद में, 2-3 हफ्ते बाद आपस में गुत्थम गुत्था भी हो लेंगे, हमारे जो इख्तलाफात है रिजॉल्व कर लेंगे। इस वक्त हम इकट्ठे हैं और भारत के खिलाफ इकट्ठे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े। चले ठीक है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, सियासत पे बात हम तो करेंगे क्योंकि इसीलिए आपने ये प्रोग्राम स्विच किया है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, उसको मिलने क्या वाला है, क्या मिल सकता है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब होंगे इस वक्फे के बाद हाजिर है। नाज़रीन, अमन हो या जंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है और वो है बानी PTI की रिहाई। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अमरीकी पॉलिटिकल मिशन के वजीर और कमीशन के कायम मकाम डेप्यूटी हेड से मुलाकात की और अमरीकी ओहदेदारों को पाक भारत कशीदगी के साथ साथ बानी PTI के खिलाफ मुकदमात के हवाले से भी आगाह किया। PTI ने 2 रोज पहले भी बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहराया। PTI की सियासी और कोर कमेटी के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे वक्त में जब कौमी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, मुल्क का सबसे काबिल एतमाद रहनुमा पाबंद सलासल है।
एलामिये में कहा गया कि बहरान की इस घड़ी में बानी पीटीआई की क़यादत नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ के एलामिये पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का ज़ुमानी रद्द अमल भी सामने आया, जिस पर सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने सनसनीखेज तबसरा किया। हामिद मीर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जिधर जाओ लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि खान साहब कब रिहा होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दे दिया कि खान साहब ना रिहा होने को तैयार हैं और ना ही बैठने को तैयार हैं। एक दिन राना साहब ये भी बता देंगे कि जेल के अंदर इनको कौन कौन मिलता रहा और क्या क्या कहता रहा। ये पहला मौका नहीं कि राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की रिहाई के मौजू पर लब कुशाई। राना सनाउल्लाह से पहले भी ढके छुपे अल्फाज में बानी पीटीआई की बनी गाला या बैरून मुल्क मुंतकली का इम्कान जाहिर कर चुके। तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दिन रात एक किए हुए बानी पीटीआई रहनुमा बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। इमरान खान के लिए नरम गोशा ढूंढ रहे हैं और इसका बड़ा इजहार भी किया जा रहा है। इमरान खान नहीं करेगा। डील अपनी जात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है, तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए, उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पावर का बेस कहाँ है? नहीं, वो भी चाहते हैं कि जो जहाँ से पावर का बेस है कैली अमीन गंडापुर साहब ही मिले, और वो क्यों चाहते हैं सर? मैं इस सिलसिले में कोई प्रेमेच्योर कमेंट नहीं कर सकता जी। आपको पता है कि एंगेजमेंट हमारी जारी है। और बातचीत किस बात के ऊपर? इमरान खान की रिहाई के ऊपर। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर अली साहब के आने के बाद फिर मैं कहता हूँ नहीं, फिर डील की तरफ रह जाए, आइन की ऊपरानी के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए बातचीत इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। हामिद मीर ने अपनी ट्वीट में जिन पर्दा नशीनों की तरफ इशारा किया है, इन बैक चैनल राब्तों की खबर सबसे पहले 6 अप्रैल को सामने आई। इस खबर में बताया गया था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का वफ्द इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार से मिला और फिर उस वफ्द ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की। सीनियर कॉलम निगार जावेद चौधरी ने गुज़िश्ता महीने अपने कॉलम में लिखा कि राब्तों और रिलीफ हासिल करने की कोशिशों के पीछे 3 पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी किरदारों का हाथ है। पहले किरदार का नाम चौधरी तनवीर अहमद, दूसरे आतिफ खान और तीसरे सरदार अब्दुल समी। जावेद चौधरी के मुताबिक तनवीर अहमद और सरदार अब्दुल समी ने अक्टूबर और नवंबर 2024 में बानी तहरीक इंसाफ से कई मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मामलात बड़ी हद तक स्टेल हो गए और इसी डायलॉग के नतीजे में बुशरा बीबी भी जेल से रिहा हुई, लेकिन फिर अचानक मामला बिगड़ गया। फरवरी 2025 में तस्फिये की एक और कोशिश शुरू हुई। अमेरिका के 3 पाकिस्तानी डॉक्टरों ने मार्च के महीने में एस्टैब्लिशमेंट के दूसरे ताकतवर ओहदेदार से 2.5 घंटे पर मुहित तवील मुलाकात की और इस मुलाकात में फैसला हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए रजामंद है तो हुकूमत से राब्ता करे। जावेद चौधरी लिखते हैं कि यही लोग बाद में जेल जाकर इमरान खान से मिले, तहम राज खुलने पर मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गए। सवाल यह है कि पीटीआई किस मखमसे का शिकार है और क्यों खुद ही मिल बैठने के लिए घरौंदा बनाती है और खुद ही क्या गिरा देती। सवाल यह भी है कि जब मजाक की ट्रेन पटरी पर चढ़ दौड़ती है तो फिर अचानक रुकावट कहाँ आती है। बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, राना सनाउल्लाह का ये कहना कि खान साहब ना बैठने को तैयार है ना रिहा होने को तैयार हैं, क्या गवर्नमेंट ने, क्या एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब को रिहाई की ऑफर दी थी? क्या वो कोई कंडीशनल ऑफर थी सर जो उन तक पहुंचाई गई? थैंक यू अली हैदर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, जो आपने बड़ा लंबा चौड़ा इब्तदाइया पढ़ा है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद भी रही हैं उसमें से। सवाल ये नहीं है कि खान साहब जो हैं वो कब रिहा होंगे। सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि खान साहब जेल में क्यों हैं, किस गुनाह के लिए उनको जेल में डाला गया है, क्या जुर्म किया उन्होंने। ये इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर, इस मुल्क के जो आइनी इदारे हैं उनके ऊपर, ख़ासकर जुडिशरी के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर एक स्लैप है, एक चपेट है। और ये दाग जो है ये धुलते नहीं धुलेगा, ये बड़ा वक्त लगेगा। जो हो रहा है इस मुल्क में बदकिस्मती से वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है जी कि कब बाहर आएंगे। सो लेट मी रिपीट इट कि खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए था सिरे।
उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बाकी चूंकि सवाल आपका फोकस जो है वो वही है कि जी हम खान साहब बाहर कब आएंगे, तो खान साहब ने बरमला इजहार किया है बार बार कि मैं अपने लिए कोई डील जो है वो नहीं करूंगा कभी भी। मुज़ाकरात के लिए उन्होंने हमेशा अपनी तैयारी का कहा है कि जी मैं तैयार हूँ, खासकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं कि हम कोई डील मांग रहे हैं, बल्कि इसलिए कि पावर का बेस जो है इस मुल्क में वो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त। और इन लोगों के साथ जो इस वक्त सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, उनके साथ आपको याद है अली हैदर साहब के हमने कोशिश की थी 7 over 7 weeks, और इनका हाल ये था कि इन्होंने कमिट किया कि ये हमारे जो मुज़ाकरात कुनंदगान थे उनकी मुलाकात जो है वो खान साहब से 1 दिन में करा देंगे। रोज़ कमिट करते थे कल करा देंगे कल करवा देंगे, और 7 दिन के बाद इन्होंने हाथ उठा दिए थे कि सर हम ये काम नहीं कर सकते, वी आर सॉरी। तो उनके पास तो कुछ है नहीं, इनके टोकरे में तो सिर्फ जो है वो कशकोल है, और उसमें ये अपने लिए दराजिए पावर जो है उसकी भीख मांगते रहते हैं। तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी डील के लिए नहीं। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि क्या कोई डील की ऑफर मौजूद रही है। हमने डिसाइड ये किया है जी कि हम इस इशू को पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जो कुछ मैंने कहा हुआ है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हूँ, और फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स थी मेरी, मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुख्तलिफ डील्स की गई हैं। लेकिन चूँकि आपने भी बड़े लोगों की बातें सुनाई, ये जब स्पेकुलेटिव डोमेन में आते हैं तो जो अगर कोई बातचीत हो भी रही हो, कोई बातचीत आगे बढ़ भी रही हो, तो उसको भी डैमेज होने का जो है वो महाल हो जाता है। तो सो वी हैव डिसाइडेड कि जी हम इसको बैक चैनल के ऊपर रखेंगे, जब भी और जिस किस्म की भी एंगेजमेंट होगी और जब कोई नतीजा निकलेगा तो वो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। जी चलें, ये आपने इसको समअप किया बहुत अच्छे से रऊफ हसन साहब, लेकिन शायद ये हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये आपका सपोर्टर, आपका खान साहब का सपोर्टर ये शायद सुनना चाहे कि क्या खान साहब के लिए कोई रास्ता है बजाय इसके कि वो अदालतों से उनको रिलीफ मिले। जैसे आप कह रहे हैं कि उनको अनजस्ट अंदर रखा गया, तो डेफिनेटली मेरिट पे नहीं है तो फिर केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होता नहीं है सर, ना इंसान अंदर जाता है अपने सरकर्दा गुनाह की वजह से, ना बाहर आता है मेरिट की वजह से, ये सब कुछ कहीं ना कहीं तय करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या खान साहब को अप्रोच किया गया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा बार बार अप्रोच किया गया, और खान साहब अगर डील नहीं कर रहे सर तो वजह क्या है उसकी? देखिए, खान साहब ने अगर खान साहब डील करके बाहर आना चाहते, लेट मी से इट वेरी कैटेगोरिकली अली साहब, अगर वो डील करके बाहर आना चाहते तो वो पहले हफ्ते में बाहर आ सकते थे। ओके, उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के तरक्की के लिए और इस मुल्क के अवाम की तरक्की के लिए। वो ये फील करते हैं कि हम पिछले 76 साल से एक दायरे में घूम रहे हैं, एक साइक्लिक जो एक हमारी मोशन है, हम गोल चक्कर में घूम रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत कुछ आप समझ जाएंगे मेरे मजीद कुछ कहने के बावजूद। तो इस दायरे का जो सफर है इसको तोड़ना है और आगे की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को जेल के अंदर रखने की तरजीह दी है, रादर दैन कि जी किसी के साथ कोई डील करके बाहर आए। आ सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे, असूली सियासत कर रहे हैं। उनके प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुए, उनकी कमर में दर्द नहीं हुई, उनको और कोई बीमारी खुदा नख्वास्ता नहीं हुई। वो 2 साल से मुसलसल जेल में है, और आज भी उनका रिजॉल्व पहले दिन की तरह है कि मैं उसी वक्त बाहर आऊंगा जबकि अदालतों से सुरखरू हूँगा और किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। हाँ, जैसा कि मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा है अली साहब, मुज़ाकरात के लिए पीटीआई तैयार है, उनकी इजाज़त से हम उनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और बाकी अगर और भी कोई है, आपने डायस्पोरा की बात की है वगैरह वगैरह, तो हम बातचीत के दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन रिहाई खान साहब की इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगी, और वो डील के बगैर होगी, वो इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर मबनी फैसलों के ऊपर होगी। जब ये डील लेके आते हैं रऊफ हसन साहब, तो ये ऑफर क्या करते हैं, बदले में चाहते क्या हैं खान साहब से, जो खान साहब नहीं देना चाहते या ना दे सकते हैं या देने की ख्वाहिश रखते? देखिए, मैं इस सवाल का डायरेक्ट जवाब आपको नहीं दूंगा, लेकिन बात कर लेते हैं चूंकि आप ने सवाल किया है जी। 76 साल से क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ?
आज एक आर्टिकल भी मेरा आया हुआ है वो न्यूज में और जंग में, वो हर सैटरडे को आता है मेरा आर्टिकल, शाइंग फ्रॉम द ट्रूथ। ओके, शाइंग फ्रॉम द ट्रूथ, जो हमने हकायक का सामना नहीं करना चाहते। मैंने उसमें बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने कायद-ए-आज़म साहब की 11 अगस्त 1947 की स्पीच का जिक्र किया और कहा है कि उन्होंने किस किस्म का पाकिस्तान बनाने का विजन देखा था। मैंने उसके बाद जो कुछ हुआ है इस मुल्क में, मैंने फातिमा जिन्ना के साथ जो रवैये रखे गए उसका भी जिक्र किया है। मैंने इसके मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और पोइट्स के साथ जो जिक्र का जो सलूक किया गया, मैंने वो भी किया। मैंने ये भी लिखा आपको कि कायद-ए-आज़म की स्पीच जो है वो भी गायब कर दी गई थी। मैंने ये भी लिखा है कि फातिमा जिन्ना तक को स्पीच जो है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मैंने ये भी लिखा है कि इस मुल्क के 2 वज़राए आज़म जो है उनका कत्ल किया गया और उसका कोई पता नहीं चला। मैंने ये भी लिखा कि एक वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ाया गया और वो पूरे 45 साल के बाद इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कानून के तकाज़े जो थे उसको पूरा नहीं किया गया। और मैं ये भी लिखा कि लोग एग्जाइल में, सेल्फ एग्जाइल में गए हुए हैं, हज़ार लोग सेल्फ एग्जाइल में गए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस साइकिल की मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये साइक्लिक मूवमेंट जो है इसको टूटना है ताकि रास्ता निकले आगे बढ़ने का। ये रियासत आगे नहीं बढ़ रही है और ये रियासत उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब जो खान साहब कह रहे हैं वो पूरा होगा कि असूल की बुनियाद के ऊपर जो है मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, रादर दैन के जो आप कह रहे हैं, जो आपने अभी अपने सवाल के साथ कहा कि हम कभी इंसाफ की बेसिस के ऊपर ना अंदर जाते हैं ना इंसाफ की बेसिस के ऊपर बाहर जाते हैं। मेरे भाई ये बदलना होगा। और खान साहब जो हैं वो सफर कर रहे हैं, अपने जेल में बैठे हुए 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ये साइक्लिक मूवमेंट जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट में बदले। ठीक है रऊफ साहब, ये वो कुर्बानी दे। सही, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सूद बर्बादी का पैगाम, गोलियां खुशियां छीन लेती हैं, जंग से शहर राख का ढेर, तालीमी इदारे खंडरात और अस्पताल मलबे में बदल जाते हैं। जंगों से एक नस्ल नहीं कई नस्लें बर्बाद हो जाती। जंग से सरहदों पर तनाव नहीं होता बल्कि कारोबार रुक जाते। मशीनों का पहिया जाम हो जाता है, शहरियों का सुकून बर्बाद हो जाता है। हंसते मुस्कुराते इंसान इबरत का निशान बन जाते। जंगे मसाइल का हल नहीं होती, जंगों के खात्मे के लिए भी मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान भारत जंग के दहाने पर खड़े, गोलियों की घनगरज, सरहदों पर टैंकों की धमक और तैयारों की घरघराहट से सोशल मीडिया भरा हुआ है। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर से चंद आवाज़ें ऐसी भी हैं जो तबाही का रास्ता रोकने के लिए कोशा, जो जंग की भड़कते शोलों पर अमन का पानी छिड़कना चाहती। ये आवाज़ें भारतीय दानिश्वरों की हैं, ये सदाएं साबिक जर्नैलों की हैं, ये धीमी धीमी गुफ्तगू आम भारतीयों की है। अब तो भारतीय खुफिया एजेंसी के सरबराह भी नरेंद्र मोदी को इस आग में कूदने से रोकने के लिए सामने आ गए। वो बार बार खबरदार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन शोलों को मजीद हवा न दे। रॉ चीफ को जंग ना होने की उम्मीद है, मगर भारत में फॉल्स फ्लैग के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश पर सवालात हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीत के लिए जंग क्यों जरूरी है? जंग रोककर भी तो कामयाबी समेटी जा सकती, अमन की दीप से भी जीत मिल सकती। भारतीय दानिश्वर जानते हैं कि बारूद बर्बादी की अलामत होता है जो कई नस्लों को राख बना देता। जज्बाती नारों, टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया पर जंगी साजो सामान की तस्वीर और रिलीज रेल से आने के बढ़कर सोचना होगा। इंतखाबात में कामयाबी और इक़्तिदार की तवालत के लिए अस्पतालों, तालीमी इदारों और शहरों को खंडरात में बदल के मंसूबों को रोकना होगा। जंग के नारों और तबाही के ऐलानात के बीच सवालात अमन की एक उम्मीद हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बरे सगीर में अमन की आवाज़। आप समाजी कारकुन हैं, आपका नाम है ओम प्रकाश शाह। ओम प्रकाश शाह इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप मेंबर भी हैं। ओम प्रकाश उन चंद दानिश्वरों में शामिल हैं जिन्होंने मुसलसल पाक भारत मुकालमे और हर सतह पर ताउन की हिमायत की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश जी, ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि भारत में जो अमन की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं वो हुकूमती सतह पर पजीराई, एक्नॉलेजमेंट हासिल कर पाएंगी और क्या इससे अमन की राह हमवार हो पाएगी?
इसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। हम लोग जितने भी सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, उसमें सब वेल बीइंग पर्सन्स को कोशिश ये करनी चाहिए। ये सच है कि हिंदुस्तान में बहुत नाराजगी है, लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी काम गुस्से में ना हो, सोच विचार कर, बातचीत करके होना चाहिए। और अमन की इच्छा और अमन होना बहुत जरूरी है हमारे इस इलाके में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। इसमें ही सबका भला है। अच्छा ओम प्रकाश जी, हम देखते हैं कि इस वक्त भारत में भी जो है वो ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि मुसलमानों पर हमले होते हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं इस पे, और ख़ासतौर पे अभी हालिया वाक़े के बाद जो कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। सर ये कैसा माइंडसेट है? और हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इसमें इजाफा हुआ है, यानी तशद्दुद में, एक्सट्रीमिज्म में, स्पेशली किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म में। देखिए, आज उस बात को हम ज्यादा ना करें, कोशिश ये करें कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में कम्युनल हार्मनी बनी रहे। हर हिंदुस्तानी के इंटरेस्ट में यह है कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, और हम ये विचार करते हैं, समझते हैं कि हमारे जैसे देश हिंदुस्तान में, जिसको हम सेक्युलर रिपब्लिक बोलते हैं, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर नागरिक सेक्युलरिज्म को सही मामले में समझे और अमल करे इन लेटर एंड स्पिरिट। हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा, खुशहाल रहेगा, अगर हम सही मामले में सेक्युलरिज्म, और उसमें हिंदुस्तान के सब लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी, भारतीय मीडिया हमें जंगी जुनून का शिकार नजर आता है। वॉर हिस्टीरिया में आप उनको, अगर आप तो डेफिनेटली उसका मुशाहिदा करते होंगे कि हर वक्त उनको जंग चाहिए, और मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूँ, मी बीइंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया को लेकर के हर वक्त चर्चा नहीं होती है। जंग की बात तो बहुत शाज़ो नादिर कभी कभी हो तो होती है, अदरवाइज पाकिस्तानी मीडिया में ये वॉर हिस्टीरिया नहीं है। तो सर ये क्या माइंडसेट है? भारतीय मीडिया किस तरफ जा रहा है? मैं व्यक्तिगत रूप से, चाहे आपके यहाँ चाहे हमारे यहाँ कहीं भी, मीडिया अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करती है, उससे दुखी होता हूं। मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और मीडिया को ये रोल अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ हम में से काफी लोग नाराज रहते हैं और अपनी नाराजगी दिखाते हैं, और मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां जहां वो ठीक नहीं काम होता है उसको ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं तो अपने आए दिन अपने पोस्टिंग्स में लिखता हूं कि मीडिया नीड टू इंट्रोस्पेक्ट सीरियसली, उनको अपने काम के बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए। ठीक है ओम प्रकाश जी, चूंकि वक्त कम है, ये सवाल बड़ा अहम है सर। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम? मेरी हर पाकिस्तानी से ये रिक्वेस्ट होगी कि हम, जो मैंने अभी कहा था, कि ऐसे वातावरण को बनाएं जिससे हमारे संबंध ठीक हो सकें, हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर सकें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे हमारे सब कॉन्टिनेंट में वातावरण खराब हो। और सबकी चेष्टा ये होनी चाहिए कि अभी जो हमारे बीच में खाई है वो खाई दूर हो, और हम एक दूसरे के कंपल्शंस को, लिमिटेशंस को समझें। हमारा नेबर क्यों हमसे नाराज है, उसकी क्या शिकायत है, उस शिकायत को समझने की चेष्टा करें और उसको दूर करने की चेष्टा करें। ये दोनों तरफ के लोगों को, ये हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको भी और पाकिस्तान के सिटीजन्स को,
कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर और एक दूसरे के कंपल्शंस को, लिमिटेशंस को समझें। बातचीत के माध्यम से हमारे बीच में जो समस्याएं हैं। सही। ओम प्रकाश जी, आई विश हमारे पास मजीद वक्त होता तो हम अमन की और बात करते, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि हम अमन की बात करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।